स्वागत है। आज हम संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद हम रोज सोचते नहीं, पर ये हमारे न्यायतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। अनुच्छेद 130। हाँ बिल्कुल। कभी सोचा है कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट आखिर दिल्ली में ही क्यों है, किसी और शहर में क्यों नहीं? तो इसका जवाब और इससे जुड़े कई दिलचस्प पहलू वो सब इसी अनुच्छेद 130 में छुपे हैं। सही कहा। हमारे पास एक स्रोत है जो इस अनुच्छेद की कहानी, इसके मायने, इन सबको काफी अच्छे से समझाता है। तो चलिए आज इसी स्रोत के जरिए अनुच्छेद 130 को समझते हैं। यह है क्या, क्यों बना और आज के भारत में इसका क्या मतलब है। हाँ देखते हैं इसे। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। अनुच्छेद 130 कहता क्या है, मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में। हाँ तो ये अनुच्छेद देखिए बहुत सीधी सी बात कहता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित होगा, बस। एकदम सीधी बात, दिल्ली में। हाँ, लेकिन यहीं पर एक पेंच है या कहिए एक शर्त है। अनुच्छेद ये भी कहता है कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई चाहें और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए, अच्छा, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा किसी और जगह या जगहों पर भी अपनी बैठक कर सकता है। ओह, तो मतलब परमानेंट दिल्ली, लेकिन जरूरत पड़ने पर कहीं और भी। हाँ बिल्कुल। तो स्रोत ने इसे एक मजेदार तरीके से समझाया है, जैसे दिल्ली इज इक्वल्स टू सुप्रीम कोर्ट का पक्का घर, बाहर जाना इज इक्वल्स टू खास इजाजत से। हाँ ये अच्छा है, बाहर जाना इज इक्वल्स टू खास इजाजत से। बिल्कुल। और ये खास इजाजत वाला हिस्सा ही इसे मतलब दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे संविधान बनाने वालों की एक सोची समझी रणनीति थी। अच्छा, क्या रणनीति थी? इस एक अनुच्छेद में ना दो बड़े मकसद साधने की कोशिश की गई। अच्छा। पहला, न्याय को सुलभ बनाना। कम से कम सिद्धांत में तो यही था। सुलभ कैसे? दिल्ली में रखकर का ऑप्शन क्यों रखा? अगर दिल्ली ही सबसे सही जगह थी तो ये विकल्प क्यों? हाँ, और यही इसका दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन किस तरह का? देखिए, संविधान बनाने वाले जानते थे कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। सोचिए, कोई राष्ट्रीय इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हो या कोई ऐसी अप्रत्याशित स्थिति बन जाए जिसमें दिल्ली में कोर्ट का काम करना मुश्किल हो या नामुमकिन हो जाए। हाँ, ये तो हो सकता है। तो ऐसी सूरत में न्याय का काम रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए ये पावर दी गई कि जरूरत पड़ने पर सीजेआई की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी से कोर्ट कहीं और भी बैठ सके। ओके। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक असाधारण प्रावधान है, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं है ये। हाँ, ये कोई रेगुलर फीचर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसकी प्रक्रिया भी काफी सख्त है। सीजेआई की लिखित सिफारिश चाहिए और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी, तभी ऐसा हो सकता है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि संविधान बनाते वक्त ही इतनी दूर की सोची गई थी। क्या संविधान सभा में इस पर कोई खास बहस हुई थी? मतलब किसी ने विरोध किया इसका, या इस लचीलेपन पर ज्यादा जोर दिया गया? हाँ, स्रोत बताता है कि संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी और इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नजरिया काफी अहम था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? वो इस बात के पक्ष में थे कि देश की जो सर्वोच्च अदालत है वो राजधानी में ही हो। उनका तर्क था कि इससे केंद्र और राज्यों दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन और पहुंच मतलब एक्सेस आसान होगा। लेकिन साथ ही वो इस लचीलेपन के भी हिमायती थे। वो समझते थे कि भविष्य की जरूरतें क्या होंगी या क्या अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सही बात है। इसलिए व्यवस्था में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर अदालत कहीं और शिफ्ट हो सके। तो ये अनुच्छेद एक तरह से इन दोनों विचारों का संतुलन है, एक स्थायी केंद्र दिल्ली, लेकिन जरूरत पड़ने पर हिलने डुलने की क्षमता के साथ। तो इसी सोच के साथ अनुच्छेद 130 संविधान का हिस्सा बना और 1950 से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तिलक मार्ग पर अपने जाने पहचाने पते पर काम कर रहा है। लेकिन ये जो बाहर जाने वाला विकल्प है, हाँ, क्या ये कभी इस्तेमाल हुआ है? मतलब 70 साल से ज्यादा हो गए, क्या कभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच दिल्ली के बाहर बैठी है इस अनुच्छेद के तहत? स्रोत के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। नहीं, कभी नहीं, आज तक तो नहीं। अनुच्छेद 130 के इस प्रावधान का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच न स्थायी तौर पर न अस्थायी तौर पर दिल्ली के बाहर नियमित रूप से नहीं बैठी है। सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, संविधान इजाजत देता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ, सारा मुख्य कामकाज दिल्ली से ही होता रहा है। ये तो बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि प्रावधान है पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन फिर आजकल एक बहस जो अक्सर सुनने में आती है
वो है सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच बनाने की मांग। हाँ बिल्कुल। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों से ये आवाज उठती है कि भाई दिल्ली उनके लिए बहुत दूर पड़ता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? हाँ, स्रोत इस बहस पर भी बात करता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा भी है। कई सालों से ये मांग उठ रही है। किनकी तरफ से? खासकर दक्षिणी और पूर्वी राज्यों के वकील हैं, याचिकाकर्ता हैं, कुछ राजनीतिक समूह भी हैं। उनकी तरफ से ये मांग आती रही है कि सुप्रीम कोर्ट के स्थायी बेंचें देश के दूसरे हिस्सों में भी हों, जैसे चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। अच्छा, और इसके पीछे कारण क्या बताते हैं? वही न्याय तक पहुंच का मुद्दा, एक्सेस टू जस्टिस। पहुंच का तर्क तो वाजिब लगता है। मतलब दिल्ली तक आना जाना, फिर वहां रुकना, बड़े वकील हायर करना, ये सब तो दूर दराज के आम आदमी के लिए वाकई बहुत महंगा और मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, तर्क यही दिया जाता है कि भाई ये जो भौगोलिक दूरी है ये न्याय में बाधा नहीं बननी चाहिए। अगर किसी को मान लीजिए केरल से या असम से सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, हाँ, तो उसके लिए यात्रा का खर्च, समय और दिल्ली में रहने का इंतजाम करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। सही बात है। और इससे शायद कई लोग न्याय के लिए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने से हिचकते भी होंगे। तो क्षेत्रीय बेंच होंगी तो लोगों के लिए न्याय पाना सस्ता और सुलभ हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर ये मांग इतनी पुरानी है और तर्क भी काफी वजनदार लगता है, तो फिर अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट या सरकार इसके पक्ष में नहीं है? स्रोत क्या कहता है इस पर? स्रोत के अनुसार इस मांग का लगातार विरोध हुआ है, खासकर न्यायपालिका के स्तर पर। विरोध क्यों? बताया गया है कि भूतकाल में भारत के मुख्य न्यायाधीशों ने इस विचार को स्पष्ट रूप से खारिज किया है। उनका जो मुख्य तर्क रहा है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा है। एकता और अखंडता, वो कैसे? उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही स्थान पर होना इस बात का प्रतीक है कि देश एक है और कानून सबके लिए समान है, मतलब यूनिफॉर्म है। हाँ, अलग अलग बेंच होंगी तो इस बात की आशंका जताई जाती है कि शायद फैसलों में एक रूपता न रहे या फिर क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, मतलब रीजनल बायस हावी हो जाएं। इसे फ्रैगमेंटेड कोर्ट या एक बिखरा हुआ न्यायालय बनने का खतरा माना जाता है। संक्षेप में कहें तो उनका नजरिया रहा है एक ही जगह, एकता और एकरूपता। ये तो दो बिल्कुल विपरीत तर्क हो गए। एक तरफ है न्याय को आम आदमी तक पहुंचाने की जरूरत, हाँ, और दूसरी तरफ देश की एकता और न्यायिक एकरूपता बनाए रखने की चिंता। स्रोत इन दोनों तर्कों को कैसे दिखाता है? स्रोत दोनों पक्षों को सामने रखता है, बिना किसी का पक्ष लिए। वो क्षेत्रीय बेंच की मांग के पीछे के व्यावहारिक कारणों को भी बताता है, जैसे दूरी, खर्च, पहुंच में आसानी। हाँ, और साथ ही सीजीआई के दृष्टिकोण और उनकी चिंताओं को भी सामने रखता है, मतलब एकता, एकरूपता, फैसलों में संभावित भिन्नता वगैरह। यहाँ ये साफ करना जरूरी है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी और अलग अलग नजरियों को श्रोताओं के सामने रख रहे हैं। किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल, ये एक जटिल मुद्दा है जिसके दोनों तरफ मजबूत दलीलें हैं। हाँ, वाकई। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय बेंच की मांग और उस पर सीजीआई का रुख, ये हमने समझा। हाँ, लेकिन आपने शुरू में वो लचीलेपन की बात की थी। हाँ, अनुच्छेद 130 का दूसरा पहलू। हाँ, तो उसमें जो अस्थायी तौर पर कहीं और बैठने का प्रावधान है, क्या उसका इस्तेमाल करके इस पहुंच वाली समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सकता? जैसे किसी खास मामले के लिए ही सही, कोर्ट उस राज्य में जाकर बैठ जाए। सैद्धांतिक रूप से हाँ, अनुच्छेद 130 इसी के लिए तो बना था। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक काल्पनिक, मतलब हाइपोथेटिकल स्थिति का उदाहरण भी दिया गया है। कैसा उदाहरण? मान लीजिए केरल में कोई बहुत बड़ा संवैधानिक या सार्वजनिक महत्व का मामला सामने आता है, जिस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है और जिसमें स्थानीय पक्षकारों की, मतलब लोकल पार्टीज की बड़ी संख्या शामिल है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा अनुच्छेद 130 के तहत? तो प्रक्रिया के अनुसार सीजीआई मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए ये सिफारिश कर सकते हैं कि भाई इस विशेष मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच अस्थायी रूप से टेम्परेरीली केरल में बैठे, मान लीजिए कोची में। ओके, फिर इस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति इसे मंजूर कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज कोची जाकर उस मामले की सुनवाई करेंगे और वहीं फैसला सुनाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा कि स्थानीय लोगों को दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो एक तरह से उस क्षेत्रीय बेंच वाली समस्या का समाधान हो सकता है। कम से कम कुछ खास मामलों में तो हो ही सकता है। हाँ, पोटेंशियली हो सकता है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, ऐसा आज तक हुआ नहीं है।
हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक उदाहरण है, ये समझाने के लिए कि अनुच्छेद 130 क्या अनुमति देता है। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि ये केवल एक संभावना है जिसे अब तक अमल में नहीं लाया गया है। और क्यों नहीं लाया गया, इसके कारण? इसके कई प्रशासनिक, लॉजिस्टिक और शायद न्यायिक कारण भी हो सकते हैं जिनका विवरण स्रोत में नहीं दिया गया है। एक और बात जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है टेक्नोलॉजी। कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि अदालतें वर्चुअल सुनवाई करने लगी। हाँ बिल्कुल। क्या इसका अनुच्छेद 130 या इस पूरी बहस पर, मतलब पहुंच वाली बहस पर, कोई असर पड़ा है? ये एक बेहद बेहद प्रासंगिक सवाल है और स्रोत इस पर भी इशारा करता है। देखिए, 2020 और उसके बाद जब फिजिकली अदालतों में जाना मुश्किल हो गया था, हाँ, लॉकडाउन के समय। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट समेत कई अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। वकील और याचिकाकर्ता अपने अपने शहरों से ही बहस में शामिल हुए। हाँ, ये तो हुआ था। अब ये अनुच्छेद 130 के तहत कोर्ट का भौतिक स्थानांतरण तो नहीं था, क्योंकि जज तो दिल्ली में ही थे। सही है। लेकिन इसने पहुंच के मायने जरूर बदल दिए। इसने दिखाया कि भौगोलिक दूरी के बावजूद तकनीक के जरिए न्याय प्रक्रिया में शामिल होना संभव है। तो क्या ये वर्चुअल सुनवाई एक तरह से क्षेत्रीय बेंच की मांग का जवाब हो सकती है? क्या ये उसका विकल्प बन सकती है? ये एक जटिल प्रश्न है। कुछ हद तक हाँ कह सकते हैं। वर्चुअल सुनवाई ने निश्चित रूप से दूर बैठे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाना आसान किया है। खर्च और समय की बचत भी हुई है। हाँ, ये तो है। लेकिन कई वकील और जानकार ये भी मानते हैं कि वर्चुअल सुनवाई फिजिकल हियरिंग का, मतलब भौतिक उपस्थिति का, पूरी तरह से विकल्प नहीं हो सकती। खासकर जो जटिल मामले होते हैं, जहां जिरह और दस्तावेजों की बारीकी से जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो बात भी सही है। तो ये एक समाधान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन शायद पूरी तरह से क्षेत्रीय बेंच की मांग को खत्म न करे। ये तकनीक बनाम भौतिक उपस्थिति की एक नई बहस को जन्म देता है। सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो अनुच्छेद 130 के बारे में मुख्य बातें क्या हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक पता तय करता है, जो कि दिल्ली है। हाँ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व या लचीलेपन का रास्ता भी देता है, जिससे सीजेआई और राष्ट्रपति की मंजूरी से कोर्ट कहीं और बैठ सकती है। हालांकि इसका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, और तीसरी बात, ये अनुच्छेद उस निरंतर बहस का केंद्र है जो न्याय तक पहुंच, एक्सेस टू जस्टिस और राष्ट्रीय एकता व न्यायिक एकरूपता के बीच संतुलन साधने की कोशिश करती है, खासकर क्षेत्रीय बेंच की मांग के संदर्भ में। हाँ, वो स्रोत वाली लाइन फिर याद करें, दिल्ली बराबर घर, बाहर बराबर अनुमति से। ये अनुमति कब और कैसे मिलेगी या मिलनी चाहिए, यही बहस का बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 130 सिर्फ एक लाइन का प्रावधान नहीं है, बल्कि ये भारत की न्यायिक व्यवस्था के डिजाइन, उसकी चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा एक बहुत अहम सूत्र है। इसने हमें दिल्ली केंद्रित न्याय व्यवस्था के फायदों और उसकी सीमाओं दोनों पर सोचने का मौका दिया। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। हाँ। हमने देखा कि अनुच्छेद 130 भौतिक स्थान को, फिजिकल लोकेशन को बहुत महत्व देता है सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में होना। हाँ। और हमने ये भी देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी जैसे वर्चुअल सुनवाई इस भौतिक स्थान की बाधा को कुछ हद तक लांघ रही है और न्याय तक पहुंच के नए रास्ते बना रही है। सही है। तो सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा? जैसे जैसे तकनीक और विकसित होगी, क्या न्याय देने के लिए एक निश्चित भौतिक पते का महत्व कम होता जाएगा? क्या पहुंच की परिभाषा सिर्फ भौगोलिक न रहकर डिजिटल होती जाएगी? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा होता है तो क्या अनुच्छेद 130 जैसी संवैधानिक व्यवस्थाओं को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से दोबारा देखने या समझने की जरूरत पड़ेगी? ये वो सवाल है जो तकनीक और न्याय के बदलते रिश्ते पर हमें सोचने को मजबूर करते हैं।